नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे आप, कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको अपनी सेहत, स्वास्थ्य दोनों के बारे में जानकारी देनी है कि आपके घर परिवार में सभी लोग कैसे हैं, आप कैसे हैं। क्योंकि एक अच्छा दिमाग एक स्वस्थ शरीर में वास करता है, तो अपना ध्यान रखिएगा। थोड़ी बहुत व्यायाम इत्यादि करते रहिएगा, थोड़ा बहुत कसरत इत्यादि करते रहिएगा। अगर आप महिलाएं हैं, अगर आप लड़की हैं, तो लड़की भी स्ट्रांग होती हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि लड़की केवल अबला होती है, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको किसी एक बाल्टी पानी उठाने के लिए किसी भी लड़की की सहायता, या फिर घर में कोई भाई है या पिताजी हैं, किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने शरीर को इतना मजबूत रखिए कि आप ऐसे छोटे मोटे काम आसानी से कर पाए, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। हिमांशु जी हमारे साथ हैं, साथ के साथ मानसी जी हैं, मधु जी हमारे साथ हैं, कोमल जी भी आ चुके हैं, रोशनी जी हमारे साथ हैं, दिशा जी हैं, थौर जी, क्या बात है, थौर जी भी हमारे साथ हैं भाई, ठीक है ना। शिखा जी भी हमारे साथ हैं, और गुरु जी आदित्य जी हमारे साथ। गुरु जी न्यूज देखी अच्छी नहीं लगी, न्यूज देखी अच्छी नहीं लगी। न्यूज में तो अभी पता नहीं क्या क्या कुछ चल रहा है, ठीक है ना। वो जो कपल था ना इंदौर वाला, वो कपल पहले वो कश्मीर जाने वाला था, मतलब 1.5-2 महीने पहले उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद वह कपल कश्मीर जाने वाला था घूमने के लिए, हनीमून इत्यादि के लिए। कश्मीर का प्लान कैंसिल हुआ। कश्मीर के प्लान कैंसिल के बाद उस कपल ने डिसाइड किया कि चलो मेघालय चलते हैं। मेघालय गए, तो मेघालय जाने के बाद उस लड़की की हत्या कर दी गई। लड़की भी गुमशुदा थी। तो हम सभी से प्रार्थना ही कर रहे थे कि कम से कम लड़की कहीं ना कहीं से जिंदा मिल जाए, लड़की जिंदा हो, लड़की जिंदा हो। लड़का तो मर ही गए। बाद में पता चला जब यूपी पुलिस ने, जब उत्तर प्रदेश से उस लड़की को गिरफ्तार किया गया, नाम शायद सोनम है उसका, कि उस लड़की की ही प्लानिंग थी। उस लड़की ने ही टिकट बुक कराई थी मेघालय की कि चलो चलते हैं वहां हनीमून के लिए, और वहां पर लड़के को मरवा दिया, मार दिया गया, ठीक है ना। मेरा व्यक्तिगत सुझाव ये है सभी से क्या, कि अगर आपको लड़का पसंद नहीं है, आप पहले से ही घर वालों से बोलकर चलिए कि भाई मुझे शादी नहीं करनी इससे, मुझे जो लड़का पसंद है मैं उससे शादी या विवाह करूंगी। या जब शादी आपकी पक्की होती है तो लड़के को बोल दो कि भी भाई मुझे कोई और है पसंद। लड़का कोई नहीं चाहता कि भाई लड़की अगर किसी और को पसंद करती है तो उसको हटाकर वह खुद उससे विवाह करे, कोई नहीं चाहता, जहां तक मुझे लड़कों के बारे में पता है, नहीं चाहेगा वो, ठीक है ना। अच्छी बात है। या फिर अगर आपकी शादी हो भी गई है, शादी होने के बाद भी आप बोल दो कि भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है और घर वालों की मजबूरी में मैंने शादी करी है, और शादी करी है तो ऐसे ऐसे बात है, मुझे उस व्यक्ति के साथ रहना है, तब भी ठीक है, तब भी ठीक है। लेकिन किसी की हत्या करना, किसी को मारना, ये सही बात नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारी वैल्यू नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर ऐसा कोई विचार, मैं बहुत सारे लड़कों को जानता हूं ऐसा, बहुत सारी लड़कियों को भी मैं जानता हूं, ठीक है ना, जिनके डेली हमारे पास मैसेज आते हैं कि सर जी हम किसी लड़के को पसंद करते हैं और घर वाले मान नहीं रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, थोड़ा बहुत 1-2 मिनट ध्यान से सुनिए फिर टॉपिक पर आते हैं। क्या मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, अगर आप लड़का है या फिर आप लड़की, आप अपने घर पर बातचीत करिए, ठीक है ना। सबसे पहला काम का करना है, क्या करना है कि अगर आपको कोई पसंद है, किसी को आप पसंद करते हैं, या आपको लगता है कि इसके साथ जिंदगी बिताई जा सकती है, तो सबसे पहला कार्य है कि घर पर बातचीत करना। सर उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि कम से कम माता पिता को तो पता चलेगा कि सर जी हमारे माता पिता हमें मार देंगे। आपने अगर माता पिता से बातचीत करी है, आप बातचीत कर रहे हो, मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि माता पिता अपने बच्चे की खुशी चाहते हैं। हो सकता है कि वो उस समय आपको डांटें, हो सकता है कि वो उस समय आपको सुनाएं, हो सकता है कि हाथ भी चलाएं, हो सकता है कि मारें भी और अच्छे से आपके हाथ पैर तोड़ दें, संभव है, ठीक है ना, संभव है। लेकिन अनर्थक कार्य नहीं करना है, घर से भागना नहीं है, बिना बताए नहीं भागना है। या अगर आपको कोई और दूसरा व्यक्ति पसंद है तो अपनी बिना मर्जी की शादी किसी और व्यक्ति से नहीं करनी है। उस लड़के की जिंदगी या उस लड़की की जिंदगी तबाह नहीं करनी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। घर पर बातचीत करिए, भले ही मार दें, माता पिता हैं वो आपके, ठीक है ना, जन्म दिया है तो उनका हक है, ठीक है ना। भले ही मार दें आपको, भले ही वो आपको तोड़ दें, पीटे, सुनाए, सुन लो उस बात को, लेकिन ऐसा अनर्थक कार्य नहीं कि घर से चले जाना, बिना बताए चले जाना, जिसे लोग भाग जाना भी बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसे ख्याल दिमाग में भी नहीं आने हैं। व्यक्तिगत रूप से देखो, मैं आपको अपने ही गांव की एक कहानी सुनाऊं, ठीक है ना, अपने ही एक गांव की कहानी। टॉपिक पर आने से पहले एक कहानी सुनो आप, ठीक है, जरूरी है, आजकल के समय को देखते हुए जरूरी है, ठीक।
एक हमारे परिवार में, हमारे ही परिवार में, मतलब एक हमारी ही कास्ट में एक लड़की थी, नाम तो मैं उसको बताऊंगा नहीं, और वो हमें भाई बोला करती थी, भाई बोलती थी, ठीक है। उसका घर हमारे घर के जस्ट आगे वाला घर था, ठीक है, जस्ट आगे वाला घर। ठीक। उस लड़की को उसके पिता ने, उसके जो पिता थे ना, मतलब वो हमारे रिश्ते में चाचा जी लगते हैं, तो वो सिस्टर लगा कर करती थी हमारी। उन पिता का जो काम था ना, वो साइकिल का कार्य किया करते थे। साइकिल मतलब कि साइकिल में अगर पंचर, मतलब उसका, उसके टायर में हवा नहीं है तो उसका पंचर लगाना, साइकिल ठीक करना, साइकिल का कार्य था उनका। और साइकिल, अब आपको पता है कि उतनी पहले के मुकाबले पर है नहीं, सभी के पास बाइक है, तो उनका काम ना के बराबर था। वो पंचर लगाया करते थे रोड पर, साइकिल पर। उस पिंचर लगाते 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 उस लड़की को उन्होंने 12th तक पढ़ाया, एक अच्छे कॉलेज से, एक अच्छे स्कूल से। उसके बाद उसने कहा कि हम हमारे गांव से निकलकर बाहर 30 किलोमीटर एक जगह है, वहां से वह अपनी ग्रेजुएशन करेगी। माता पिता ने जैसे तैसे करके उस लड़की को ग्रेजुएशन कराई। लड़की ने कहा कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगी, तो उसको एमएससी कराई, ठीक है ना, बायोलॉजी से एमएससी कराई। उसने कहा कि मैं कुछ बीटीसी या बीएड वगैरह कुछ था, कुछ ऐसा, तो वो कहा, तो वो कराई। लड़की की एज हो गई लगभग 25 से 26 साल, ठीक है ना, 25-26 साल एज हो गई। और उस लड़की ने पता है क्या किया? उस लड़की को कोई लड़का पसंद था, कॉलेज में पसंद आया होगा या कहीं पर भी, उस लड़की को वो लड़का पसंद था, और वह लड़की उस लड़के के साथ बिना घर पर बताए चली गई, चली गई, ठीक है ना। सोचो उन माता पिता के हृदय पर क्या बीत रही होगी कि एक ऐसी लड़की जिसको दिल से, मतलब बेटी तो है ही, जान तो है ही भाई अपनी, पिंचर लगा लगा कर, साइकिल का काम कर 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 उस लड़की को इतना पढ़ाया ताकि उसका जीवन एक अच्छे से वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। जब वह अपने पैरों पर खड़ी होने वाली थी, उसी समय वो घर को छोड़कर चली गई। घर को छोड़कर मतलब किसी लड़की के साथ चली गई, किसी लड़की के साथ चली गई। और जब पुलिस ने उन दोनों को ढूंढा, पुलिस ने जब उन दोनों को ढूंढा, ढूंढकर पुलिस थाने ले आई, और थाने ले आने के बाद उस लड़की ने कहा कि मैं अपने माता पिता से, मतलब मैं अपने माता पिता के साथ रहना ही नहीं चाहती, मुझे जान का खतरा है। सोचो उन माता पिता पर क्या बीत रही होगी उस समय कि उनकी बेटी पुलिस स्टेशन में बोल रही है कि मुझे मेरे माता पिता से जान का खतरा है, और मैं उनको जानता हूं अच्छे से, ठीक है ना। और वो जो चाचा जी हैं हमारे, या फिर वो जो चाची जी हैं, वो लड़की के सामने रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि बेटी, तू चाहती है कि तेरी शादी इसके साथ कराएं तो इसी के साथ होगी, लेकिन सही तरीके से, सही तरीके से मतलब कि हम बैठकर बातचीत करेंगे। ये कोई सही तरीका नहीं है कि हम कि पूरा परिवार थाने जाए या फिर कोई और कार्य हो। लड़की ने एक नहीं सुनी, मानी नहीं लड़की, मानी नहीं लड़की, क्या ही कहे। उन माता पिता की हालत ऐसी थी कि पूछो मत। 6 महीने तक वो अपने घर से बाहर नहीं आए। अब पिता है, उसे तो काम करने बाहर आना ही पड़ेगा, वो तो बाहर आए, लेकिन उनकी माता जी से घर से बाहर नहीं आया गया। मुझे खुद याद है कि उस समय मैं घर पर ही था। अगर उस समय मैं घर पर ना, उनके जो पिताजी हैं वो फांसी लगाने वाले थे, अगर सही समय पर गेट ना तोड़ा जाए तो उनके पिताजी आज इस दुनिया में नहीं होते। तो ऐसा कार्य नहीं करना है, ठीक है ना, ऐसा कार्य नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। कोई पसंद है, कोई नापसंद है, किसी की जिंदगी तबाह नहीं करनी है, घर पर बातचीत करनी है, भले ही आपको डांटें, मारें, काटें, कुछ भी करें, हक है उनका, ठीक है ना। घर की सलाह से, माता, मेरा व्यक्तिगत मत है, माता पिता कभी आपका अहित नहीं चाहते, वो आपका हित चाहते हैं। और अगर माता पिता कहें कि आपके मनाने के बाद, आपके गड़गड़ाने के बाद, आपके बातचीत करने के बाद कि नहीं उससे शादी नहीं होगी, तो इसका मतलब ये है कि माता पिता ने उस लड़के में कुछ खामियां देख ली हैं और वो आपके लिए सही नहीं है। कोई माता पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा या मेरी बेटी किसी गलत इंसान के हाथों जाए, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। अगर वो मना कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ कुछ तर्क है, जितना अनुभव उन्हें है उतना आपको नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, सहमति से कार्य करिएगा, मेरा तो व्यक्तिगत मत ये है। अगर कुछ मानते हैं तो, अन्यथा आपकी इच्छा है, क्योंकि ये जो एज आपकी ऐसी है ना, यहाँ भटकने का कार्य बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा भटकने का कार्य होता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा भटकने का कार्य होता है। भटकना नहीं है, बिल्कुल नहीं भटकना है। ठीक, चलिए करें स्टार्ट। पूरी 10 मिनट हो गए, अरे कोई दिक्कत नहीं,
10 मिनट हो गए, लेकिन इस 10 मिनट के चक्कर में ना किसी एक आध विद्यार्थी के कहीं ना कहीं बात थोड़ी सी उसके पल्ले पड़ी होगी, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो जी, अब चलो स्टार्ट करें, अपने पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं भाई साहब, ठीक है ना, अपनी कहानी को शुरू करते हैं। और कहानी क्या है? कहानी ये है कि सर हमें हमारे दिनचर्या पर सबसे पहला कार्य करना है। विद्यार्थी हैं, दिखावा ना करते हुए हमें अपनी दिनचर्या लिखनी है कि अगर आज हम हिंदी पढ़ेंगे तो हिंदी में ये टॉपिक, अगर सर आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे तो रीजनिंग में ये टॉपिक, अगर आज मैथ पढ़ेंगे तो मैथ में सर ये टॉपिक। ये अप्रॉक्स 9 घंटे के आसपास के आपके टारगेट, घंटे नहीं, घंटे कभी मायने नहीं रखते। घंटे मैंने इसलिए लिखे हैं कि ये तो हमें कार्य ही करना है, 9 से 10 घंटे तो संस्थान में काम करना है, 8 से 9 घंटे तो ठीक है। सिलेक्शन के बाद भी या सिलेक्शन के बिना भी कहीं पर भी काम करोगे तो 8 से 9 घंटे तो काम करना ही होगा। इसकी आदत अभी से डलवा रहे हैं हम, ठीक है ना। चलिए कि सर उसके बाद अगर आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो आज पढ़े हुए टॉपिक का 7 दिन के बाद हमें रिवीजन करना है और 14वें दिन पर हमें उसका रिवीजन करना है। ये 2 रिवीजन करने हैं ताकि परीक्षा में ज्यादा लंबे समय तक चीजें, ठीक है ना, बनी रहे। अच्छी बात है, चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। सर जी एक टॉपिक पर हम बातचीत कर रहे थे, टॉपिक का नाम था सर वर्णमाला। टॉपिक कौन सा था? वर्णमाला। और वर्णमाला में सर आज शायद हमारा तीसरा दिन है क्या? आज तीसरा दिन है कि दूसरा है? चलिए तो सर वर्णमाला में आज हमारा तीसरा दिन है शायद, या फिर दूसरा है, अच्छी बात है। लेकिन हमें अब स्वर पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? स्वर। सर जी हमने देख लिए थे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जिसमें से सर हम स्वर को अभी पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले जो वर्ण बने सर वो 4 थे, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और री से ऋषि, ठीक है ना, छोटा ऊ और री से ऋषि। सर सबसे पहले हमने उन्हीं स्वरों को पढ़ा जिनको हमने मूल स्वर कहा। बाद में महर्षि पढ़नी मुर्गी की आवाज से प्रेरित होकर उनका विभाजन करते हैं मात्रा काल के आधार पर, ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त। ह्रस्व में तो सर वही 4 स्वर थे जिन पर एक मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर के अंतर्गत जो समान समान तरीके से बनाए गए वो सजातीय स्वर भी हैं, और जो असमान तरीके से बनाए गए वो भी हैं, उन्हें विजातीय स्वर कहा गया। अच्छी बात है। और हमने ये देखा कि सर इन स्वरों को 5 आधारों पर बांटकर हम पढ़ सकते हैं। 5 आधार अर्थात 5 आधार अगर आपको पता होंगे तो यहां पर ध्यान से जरा देखिएगा। 5 आधार, 5 आधार ये रहे कि सर जी इनको 5 आधारों पर बांटकर हम पढ़ सकते हैं। कैसे? मात्रा काल, उच्चारण, जिह्वा, मुखाकृति और होठों की गोलाई के आधार पर। जिसमें से मात्रा काल के आधार पर सर हम इनको पढ़ चुके हैं, जिसका एक का नाम है ह्रस्व, एक का नाम है सर दीर्घ, एक का नाम है सर प्लुप्त। प्लुप्त का प्रयोग कहां होता है? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे कि प्लुप्त स्वर का प्रयोग कहां पर किया जाता है। क्या आम बोलचाल की भाषा में प्लुप्त स्वर का प्रयोग होता है? ठीक है ना, आम बोलचाल की भाषा में प्लुप्त का प्रयोग सर कैसी बात करो, नहीं होता। आम बोलचाल की भाषा में प्लुप्त का प्रयोग नाटक संवादों में होता है, किसी दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने में होता है, जहां पर किसी शब्द को लंबा खींचकर बोला जाना हो। रामू, हे राम, तो यहां पर लंबा खींचकर बोला गया यहां इसका प्रयोग हो सकता है। कि सर अब बात आती है उच्चारण के आधार पर। यहां पर ध्यान से समझिए, उच्चारण के आधार पर 2 भेद इसके पुनः हैं। कैसे? कि सर उच्चारण के आधार पर ऐसे इसके भेद आते हैं। एक तो है सर नासिका के आधार पर, और एक है सर हमारे अर्थ या प्रयोग की दृष्टि के आधार पर। जैसे देखिए, अब बातचीत करते हैं सर उच्चारण के आधार पर स्वर का विभाजन, आज खत्म करते हैं इसको, ठीक है ना, फिर व्यंजन पढ़ते हैं। कि सर जी उच्चारण किसके आधार पर है? उच्चारण। उच्चारण के आधार पर जो स्वर बांटे गए हैं ना, इसके अलग से 2 आयाम है। एक है सर जिसको हम कहते हैं नासिका के आधार पर, किसके आधार पर? नासिक के। और एक आ जाती है स्थिति किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोग, या इसको आप प्रयोग भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, या इसका सामान्य रूप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसका सामान्य रूप के आधार पर। 2 अलग अलग आधारों पर इसका और इसके विभाजन देखने को मिलते हैं। आगे चलो जरा, अब देखो यहां पर समझो कि सर नासिक के आधार पर फिर से 2 भेद है। एक है सर जिनके उच्चारण में नाक से वायु बाहर आएगी, उन्हें कहते हैं अनुनासिक स्वर। उन्हें क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर। और एक है जिनके उच्चारण में नाक से वायु नहीं आएगी, उन्हें कहते हैं निरानुनासिक, निरानुनासिक स्वर। क्या कहते हैं उनको? निरानुनासिक स्वर। कि सर जी अनुनासिक स्वर कुछ इस तरीके के हैं कि कोई भी स्वर जिसके ऊपर क्या हो, एक अनुस्वार हो। जैसे कि सर जी अगर अनुनासिक स्वर की हम बात कर रहे हैं कि जैसे आ, बड़ा आ, ठीक है ना, आ, बड़ा आ, इसके साथ साथ सर ई, ऊ, ऊ और री से ऋषि, ए, ऐ, ओ,
आओ, अंतर ये है कि सर अगर अनुनासिक स्वरों की बात हो रही है तो सर अगर इनके ऊपर ऐसी कोई, जहां पर नाक से वायु बाहर आती है, अगर ऐसी कोई यहां पर मात्रा हमें देखने को मिलती है, छोटी की मात्रा ऊपर सिरोरेखा के ऊपर आती है, तो यहां पर भी ये आएगी, यहां पर ये आएगी, छोटे ऊपर ये आ जाता है, बड़े ऊपर ये, और ऋषि ऋषि पर ये, छोटी ये पर ये आती है, बड़ी ये पर ये आती है, छोटे ऊपर ये और बड़े ऊपर ये, ठीक है ना। अगर ऐसे स्वरों की मात्रा हमें देखने को मिलती है जिनमें नाक से भी वायु बाहर आती है, तो उनको कहेंगे अनुनासिक। और अगर ये बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखे गए हैं, बिल्कुल सिंपल अर्थात कि अगर इनको ऐसे ही लिख दिया जाए जैसे स्वर हमने पढ़े हैं, तो सर इनको बोल देंगे निरानुनासिक। क्या बोल देंगे इनको? निरानुनासिक, क्योंकि अब इनके उच्चारण में नाक से वायु बाहर नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इनके उच्चारण में नाक से वायु बाहर नहीं आएगी, तो इनको बोल दिया जाता है निरानुनासिक। और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। और सर प्रयोग और सामान्य रूप के आधार पर तो सर हमने इसके भेद देखे ही हैं कि सर जी अगर छोटे आ की बातचीत करी जाए या बड़े आ की बातचीत करी जाए तो ये तो कंठ के द्वारा बोले जाते हैं। इसके साथ छोटी ई की और बड़ी ई की बातचीत करी जाए तो ये तालु के द्वारा उच्चारित होते हैं। और सर अगर छोटे ऊ या फिर बड़े ऊ की बातचीत करी जाए ये ओष्ठ के द्वारा उच्चारित हो जाते हैं। और सर री से ऋषि की बातचीत करी जाए तो ये मूर्धा के द्वारा उच्चारित होते हैं। छोटी ए और बड़ी ए का उच्चारण स्थान आपको बताना है। क्यों सर? ये छोटे आ के साथ छोटी ई को जोड़ने से बनते हैं, तो कंठ और तालु, सर कंठ और तालु से बोले जाते हैं। सेम छोटे ओ और बड़े ओ की बातचीत करें तो ये कंठ और ओष्ठ से बोले जाएंगे। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो हम सटीक उत्तर मानते हैं वो नासिक को प्रायोरिटी पर लेकर चलते हैं। वो तो एक तरीके से प्रयोग के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जैसे मात्रा काल के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो हम उत्तर करते हैं कि सर जी 3 भेद हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त। और अगर आपसे कोई उच्चारण के आधार पर पूछे तो आपका उत्तर आएगा 2, अनुनासिक और निरानुनासिक। बिल्कुल सरल सी चीज है। कोई भी स्वर जिसके ऊपर एक ऐसी अंकी बिंदी या एक ऐसा अनुस्वार लगा हो जिससे नाक से भी वायु बाहर आ जाती हो, उसको उत्तर कर देना कि ये इसके उच्चारण में नाक से भी ध्वनि वायु बाहर आ रही है तो अनुनासिक है, ठीक है ना। और नहीं आएगी तो निरानुनासिक हो जाएगा। आगे चलिए। अब सर जिव्या की उपस्थिति के आधार पर या फिर जिव्या के उत्थापित भाग के आधार पर, अब सर उत्थापित भाग क्या है? ये अग्र भाग को बोल देते हैं। जैसे देखिएगा जरा कि सर जिव्या की स्थिति के आधार पर ना स्वरों को अलग से 3 भागों में बांटा गया। जो भी जिव्या के आगे वाले हिस्से से बोला जाएगा उन्हें कह दिया गया अग्र स्वर, जो बीच वाले भाग से बोला जाएगा उन्हें कह दिया मध्य स्वर, और जो पीछे वाले भाग से बोला जाएगा उन्हें कह दिया पश्च स्वर। क्या कह दिया? पश्च स्वर। इंपोर्टेंट क्या है सर? तीनों ही इंपोर्टेंट है। जैसे कि सर जीव के आगे वाले हिस्से से जो उच्चारित होते हैं ना, एक तो देखो छोटी जीव के आगे वाले हिस्से से उच्चारित होती है और एक बड़ी ई। आगे वाले हिस्से से उच्चारित होने का मतलब पता है क्या है? कि ये जो जीव का आगे वाला हिस्सा है ना, ये थोड़ा सा आगे खिसक कर और आ जाता है। यहां से ध्वनि नहीं आती है जीव से ना, कि सर ध्वनि तो अंदर से ही आती है लेकिन वो जीव के अवरोध से ध्वनि परिवर्तित होती है। तो जीव का आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा और आगे खिसकने का प्रयास करता है, तो इसलिए इसको अग्रस्वर बोल देते हैं। ई, ठीक है ना, अच्छी बात है। और सर मुझे पता है कि अगर यहाँ पर छोटी ई है तो जब हमने छोटी ये बनाई थी ना, तो सर यहाँ पर भी छोटी ई आई थी, छोटे आ के साथ छोटी ई को जोड़ने से। यहाँ पर भी सर ये छोटी ई आ रही है, तो इसको भी बोलने में जीव का आगे वाला भाग सक्रिय होगा। और सर जब हमने बड़ी ए बनाई थी तो छोटे आ के साथ इसी छोटी ए को जोड़ने से बनाया था। और जब इसके उच्चारण में जीव का आगे वाला भाग सक्रिय है तो इसके भी उच्चारण में जीव का आगे वाला भाग सक्रिय होगा। कुल मिलाकर से ई और ए यहां पर सर ये वाले स्वर निकलकर आ जा रहे हैं, ठीक है ना, ये वाले स्वर निकलकर आ जा रहे हैं। ठीक है जी, हमने मान लिया। और तो जीव के मध्य वाले भाग से जीव का जो बीच वाला पॉइंट है ये थोड़ा सा और ऊपर उठने का प्रयास करता है, तो सर यहां पर एक स्वर निकल कर आता है, केवल छोटा आ। केवल छोटे आ के उच्चारण में ऐसा हाल होता है आ। तो जीव का बीच वाला भाग थोड़ा सा और ऊपर उठने का प्रयास करेगा। पीछे वाले भाग यानी जो जीव के पीछे वाले भाग से उच्चारित होते हैं, जो बच गए सभी डाल दो। यानी सर यहाँ पर एक छोटा ऊ है, बड़ा ऊ भी आएगा, ये पश्च स्वर है। ये आए हैं तो सर इन्हीं से मिलकर छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी बना है, ये भी आएगा, ठीक है ना। एक और बचता है सर जिसका नाम है री से ऋषि, उसको लोग इसमें डालने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, अग्र स्वर के हिस्से में डालने का प्रयास करते हैं। तो यानी से जीव की उपस्थिति के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। सवाल देखो देखो यूपीएससी कैसे सवाल पूछती है। यहां से एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि मुझे बताइए इस वाले सवाल का सटीक उत्तर क्या होगा। ध्यान से देखो जरा।
इस वाले सवाल को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि सर निम्न में से अग्रस्वर कौन सा है। अग्रस्वर मतलब कि सर ये जो जीभ है ना हमारी, इसका आगे वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा और आगे खिसकने का प्रयास करता है। ठीक है, कि इसी को बोल देते हैं हम अग्रस्वर। क्या बोल देते हैं? अग्रस्वर। ठीक, अच्छी बात है। कहने का मतलब सर एक तो छोटी ई इसके अंतर्गत आती है, एक बड़ी ई आती है, और इन्हीं से मिलकर छोटी ए और बड़ी ए भी बनती है। यानी सर ये भी छोटी ए और ये भी बड़ी ए, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर छोटे आ के साथ छोटी ई को भी जोड़ा गया है, और सर यहाँ पर इस छोटे आ के साथ, इस छोटे आ के साथ ये छोटी ए जोड़ी गई है, और यहाँ पर भी सर यही है, छोटा आ और छोटी ई। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर ये छोटी ई आ रही है ना, तो ये तो आगे वाले हिस्से से बोली ही जाएगी, तो ये भी आ जाते हैं। री से ऋषि को यहाँ पर भी सम्मिलित कर लेते हैं। विकल्प क्रमांक बी हमारा उत्तर होगा। ठीक, बी। अच्छा, यानी सर कहने का तात्पर्य कि जिह्वा की उपस्थिति के आधार पर 3 प्रकार हैं, और वो 3 प्रकार कैसे हैं? एक है सर अग्रस्वर, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए, और एक री से ऋषि भी सर इसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है। ये जो बच्चा है ना, कितना क्यूट सा बच्चा है ना, कितना क्यूट सा बच्चा, बहुत अच्छी बात है, बड़ा ही क्यूट सा बच्चा है। ठीक है ना। और इसका ये जो आगे वाला हिस्सा है ना, ये थोड़ा सा और आगे की तरफ खिसक आता है, तो इसे बोलते हैं हम अग्रस्वर। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम अग्रस्वर। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात। कितना क्यूट सा बच्चा है ना। अच्छा, किस किस को जानवरों के बच्चे खिलाना अच्छा लगता है? जानवरों के बच्चे खिलाएं कभी आपने? जैसे किसी कुत्ते के बच्चे हो गए, किसी बिल्ली के बच्चे हो गए। पहले हमारे गांव में ना, पहले हमारे गांव में एक घर था, अभी भी है, और वहां पर जब हम रहा करते थे तो एक बिल्ली थी, और वो बिल्ली जब वो प्रेग्नेंट हुआ करती थी ना, तो उसके बच्चों को हम खूब खिलाया करते थे। हर साल की बात है, हर साल की बात है। ठीक है ना, कि भाई जानवरों के बच्चे। कभी किसी ने सूगर के बच्चे देखे हैं? सूअर के बच्चे, तो सूअर के बच्चे जब तक वो कीचड़ में नहीं जाते बड़े क्यूट से लगते हैं, बड़े ही क्यूट से लगते हैं, और जैसे ही वो कीचड़ में गए, हे भगवान, फिर तो जी, फिर तो पूछो मत। ठीक है ना, फिर तो जैसे कुत्ते के पिल्ले हो गए, कुत्ते के नहीं, कुतिया के पिल्ले होते हैं, हालांकि होता तो कुत्ता भी है उसमें, लेकिन कुतिया के जो पिल्ले होते हैं वो भी हमने तो खूब खिलाए हैं, खूब खिलाए हैं। ठीक है ना, अच्छी बात है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बचपन में खूब ऐसे कार्य किए कि पूछो मत, अलग अलग तरीके के कार्य किए, अलग अलग तरीके के। सर जी मेरे पास लेब्रा डॉग है, वंशिका जी कह नहीं है। अच्छा देखो, कुत्ते पालने का तो शौक मुझे नहीं है, लेकिन हाँ खिलाने का तो शौक है। एक छोटी सी कुतिया तो जरूर हमने पाली थी। ठीक है, लेकिन वो जो बहुत ज्यादा छोटी होती है वो वाली, वो मुश्किल से 6 साल जिंदा रही। उसके बाद मैंने प्रण लिया कि हम अब कुत्ते नहीं पालेंगे, क्योंकि बड़ा दुख होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो पेट होते हैं ना, वो आपके फैमिली मेंबर की तरह होते हैं, और जब वो इस दुनिया में नहीं रहते तो बड़ा दुख होता है, तो मैंने उसके बाद पाले ही नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। कि सर निम्नलिखित में मध्य या केंद्रीय, मध्य को ही हम क्या बोलते हैं? मध्य है तो सर केंद्रीय तो होगा ही होगा, यानी बीच वाले पार्ट से उच्चारित होगा, केवल छोटा आ और कुछ नहीं। विकल्प क्रमांक ए इसका सटीक उत्तर। ठीक, आगे चलिए, आगे चलते हैं। यानी सर मध्य और केंद्रीय स्वर यहाँ पर इस बीच वाले हिस्से से जो उच्चारित होगा, यहाँ से आवाज नहीं आती, ये हिस्सा थोड़ा सा और ऊपर उठने का प्रयास करता है। आगे बढ़ो। एक और सवाल कि सर पश्च यानी जीभ के पीछे वाले हिस्से से बोले जाने वाले, जीभ के पीछे वाले हिस्से से, यानी ये वाला हिस्सा सक्रिय रहता है। कहाँ गया ये वाला हिस्सा सक्रिय था ये। तो सर यहाँ पर एक तो, अरे बड़े आ को तो हम भूल ही गए थे उस समय, बड़ा आ भी तो छूट गया था। बड़ा आ भी यहाँ पर होता है, छोटा ऊ होता है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये तो इन्हीं से बनते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा बड़ा आ भी इसी में आता है। ठीक है ना, बड़ा आ भी इसी में आता है, क्योंकि छोटा आ तो मध्य केंद्रीय हो गया, छोटी और उससे बनने वाले तो अग्रस्वर हो गए। बड़ा आ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ, तो ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं? पश्च स्वर के अंतर्गत। यानी सर अगर हम हमारे मैप पर चलें, अगर हम हमारे मैप पर चलें तो मैप किधर गया जी? हमारा मैप था जी हमारा कहीं इधर, ये रहा। कि सर जी अगर हम यहां पर देखने का प्रयास करें, यहां पर देखने का प्रयास करें, तो पश्च स्वर के अंतर्गत बड़े आ को तो हमने छोड़ ही दिया था। ठीक है ना, एक बड़ा आ भी यहां पर सम्मिलित होता है। ठीक है जी, डन। कि सर जी ये कहानी तो इनकी हो गई, ये कहानी तो इनकी। अब बात किसकी आती है? पहले होठों की स्थिति के आधार पर पढ़ो, छोटी सी कहानी है कि होठों की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं सर। 2 प्रकार के कैसे सर? एक तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में होठों की आकृति गोल हो जाती है, गोल हो जाएगी तो उन्हें कह देंगे वृत्ताकार। उन्हें क्या कह देंगे? वृत्ताकार।
और गोल नहीं होगी तो उन्हें कह देंगे अवृत्ताकार। अवृत्ताकार कि सर जी गोल किस में होगी? अरे भाई छोटे ऊ को बोलकर देखो, छोटे ऊ को बोलने में होठ बिल्कुल गोल से हो जाते हैं, ऊ। अच्छा, और सब बड़े ऊ को भी बोलकर देख लो तो गोल हो जाते हैं। इनसे ही बनता है सर छोटा ओ और बड़ा औ, इनसे ही बनते हैं, तो इनको भी बोलने में होठ गोल हो जाते हैं। इनको छोड़कर बाकी के सभी अवृत्ताकार। तो सर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा, और यहां पर सर री से ऋषि, ठीक है, री से ऋषि के बाद छोटी ए, बड़ी ए, ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं? अवृत्ताकार। छोटी सी बात है कि सब वृत्ताकार के अंतर्गत छोटे ऊ, बड़े ऊ और इनसे बनने वाले स्वर प्रैक्टिकल करके देख लो कि होठ गोल हो जाते हैं, और अगर होठ गोल नहीं होंगे तो उस स्थिति को क्या कह देंगे? अवृत्ताकार। छोटी सी बात, ठीक ठीक, डन। कि सर ये हो गई, इस पर स्टार लगाओ 10-20 मुखाकृति के आधार पर। कि सर जी अगर जिव्या के प्रयोग के आधार पर और मात्रा काल के प्रयोग के आधार पर सवाल नहीं बनता तो 4200 ग्रेड पी की परीक्षाएं यहां से सवाल पूछती हैं मुखाकृति के आधार पर। किसके आधार पर? मुखाकृति के। तो इसके लिए ना एक कहानी हमें सुननी है। कहानी कैसे? कि मुखाकृति के आधार पर सर स्वरों का विभाजन पढ़ रहे हैं, मानकर चलिए ये कोई टेबल है। इस टेबल के चारों तरफ 4 संत बैठे हैं, 4 महात्मा, 4 आचार्य बैठे हैं, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे। ये 4 आचार्य बैठे हैं। ये चारों आचार्य कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई बच्चों का सिलेक्शन यूपीएसआई में बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो इनके सिलेक्शन को कैसे भी करके रोको, इनके सिलेक्शन को कैसे भी करके रोको। बड़ी विकट समस्या कि भाई एक तो वैकेंसी नहीं आ रही और वैकेंसी ना आने पर सिलेक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, ये पाठ्यक्रम बढ़ाने में लगे हुए हैं कि भाई कैसे भी करके इनके सिलेक्शन को रोको, पाठ्यक्रम बढ़ाओ, जटिल से जटिल चीज बनाओ। तो पहले वाले ऋषि बोले कि भाई हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम इतिहास में अमर हो जाएंगे। तो ये बोले कि भाई मैं तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर जा रहा हूं जिसे हम कहते हैं समृद्ध। क्या कहते हैं जिसको? समृद्ध स्वर। अब जब इनसे पूछा गया कि भाई समृद्ध स्वर आप लेकर तो जा रहे हो, समृद्ध स्वर कहते कैसे हैं, तो इन्होंने एक जानकारी दी कि समृद्ध का अर्थ होता है सकरा। समृद्ध का अर्थ क्या होता है? सकरा या कम खुला। मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई हमारे पास हम स्वरों का ऐसे विभाजन कर देंगे कि जहां पर मुख द्वार बहुत कम खुलता है, ना के बराबर खुलता है। ये जो मुंह है ना हमारा, किसी किसी स्वर को बोलने में ना के बराबर खुलेगा। तो जब ये जो आचार्य हैं इनसे बाकी के ये पूछ रहे हैं कि भाई ऐसे कौन से स्वर हैं, तो इन्होंने कहा कि भाई देखो, एक तो यहां पर जो स्वर निकल कर आ रहे हैं वो आ रहा है, एक तो देखो कौन सा? छोटी ई, तो बिल्कुल ना के बराबर मुंह खुलता है, सकरा, तो बड़ी ई भी होगी। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। कि सर एक और है जिसका नाम है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटे ऊ और बड़े ऊ को बोलने में मुंह गोल तो होता है लेकिन ना के बराबर खुलता है। बोलो जरा, ऊ ऊ खुला ना के बराबर है, गोल तो हुए होठ लेकिन खुला बहुत ना के बराबर। सेम इसी तरीके से ई ई ना के बराबर खुलता है मुंह, ठीक है ना, ना के बराबर खुलता है। तो ये तो फेमस हो गए पहले वाले मुनि, ये तो समृद्ध कॉन्सेप्ट लेकर आ गए। समृद्ध का मतलब कम खुलना, कि मुख द्वार ना के बराबर खुलता है, ठीक है ना। सावधानी से सुनना है इसको, ठीक है ना, यहीं पर लोग फंस जाते हैं, यहीं पर क्या होता है, यहीं पर लोग फंसते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो सावधानी के साथ सुनिएगा यहां पर। अब देखो ये दूसरे वाले ऋषि और आए, ये बोले कि भाई अब हम क्या करेंगे, अब हम अर्ध समृद्ध का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। किसका कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे? भाई समृद्ध तो ये पहले वाले ऋषि का तो नाम अमर हो गया, अब हम लेकर जा रहे हैं बाल की खाल निकालेंगे। बाल की खाल मतलब अनर्थक कार्य, कि अगर ये समृद्ध लेकर गए हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट का नाम होगा अर्ध समृद्ध। क्या नाम होगा? अर्ध समृद्ध स्वर। और जब इनसे पूछा गया कि भाई समृद्ध तो एक आ गया, अब ये अर्ध समृद्ध का क्या चक्कर है, तो ये आचार्य बोले कि अर्ध समृद्ध मतलब यहां पर तो कम खुलता है, अर्ध समृद्ध में कम से थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा, कम से थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा, कम से थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा। भाई क्या खुलेगा? कम से थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा। ठीक है जी, मान लिया जी हमने कि कम से थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा। तो कहने का तात्पर्य, जब इनसे पूछा गया कि कौन कौन से, तो इन्होंने कहा एक तो जी यहां पर छोटी ए है, एक यहां पर छोटा ओ है, ये 2 स्वर यहां पर आ जाएंगे। ठीक है भाई, हमने भी मान लिया कि चलो भाई 2 स्वर यहां पर आ गए। ये कम से थोड़ा सा ज्यादा खुलता है, ए ओ, तो कम से थोड़ा सा ज्यादा खुला। उसके बाद अगर हम तीसरे की यहां पर बातचीत करते हैं ना,
तो तीसरे स्वर के बारे में या फिर तीसरे जो आचार्य हैं वो बोले कि भाई ये दोनों तो फेमस हो गए, हम क्या करें। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट लेकर गए, और ये जो कॉन्सेप्ट लेकर जा रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नामकरण हो रहा है विव्रत। क्या हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या हो रहा है, विव्रत। क्या हो रहा है, विव्रत। और विव्रत का मतलब होता है खुला हुआ। विव्रत का मतलब क्या होता है, विव्रत का मतलब क्या होता है, खुला हुआ। कि कुछ ऐसे स्वर होंगे जिनको बोलते समय ना मुखद्वार पूरा खुल जाएगा। क्या होगा, पूरा खुल जाएगा। और यहां पर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, एक स्वर दे दिया, बड़ा आ। ये भी हो गए फेमस, रह गए बेचारे ये। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि पहले समृत था तो यहां पर अर्ध समृत लेकर आ गए, तो अभी अगर विव्रत आया है तो हम अर्ध विव्रत लेकर जाएंगे। ये चौथे कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है अर्ध विव्रत। बस अब अर्ध विव्रत का मतलब क्या होता है कि यहां पर तो पूरा तो खुला हुआ है, बड़े आ को बोलने में आ पूरा मुंह खुलता है, और अर्ध विव्रत में क्या होगा, पूरे से थोड़ा सा कम खुलेगा, पूरे से थोड़ा कम मुंह खुलता है, पूरे से थोड़ा सा कम, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध विव्रत कहते हैं। जैसे जब पूछा गया कि ऐसे कौन कौन से स्वर होंगे तो इन्होंने कहा कि जितने बच गए सभी डाल दो। यानी सर एक छोटा आ बचा है, ठीक है सर, एक सर बड़ी ए बची है, और एक बड़ा औ बचा है, बच गया री से ऋषि। तो प्रजा के कहने से, यहां पर जो संत इनको सुन रहे थे, जो प्रजा थी, उनके कहने से इसको यहां पर डाल दिया गया। कहां डाल दिया गया, समृत में, ठीक है ना, कहां डाल दिया गया, समृत में। यानी सर अगर हमसे समृत स्वर पूछे जाएंगे कि मुखद्वार ना के बराबर खुलना, चेक करिए भाई जरा, एक बार फिर से चेक करिए, ठीक है ना, फिर से चेक करिए। किसने फिर से स्टैचू बोला जी मुझे, ठीक है ना। आपने कल भी मुझे स्टैचू बोला, ठीक है ना, आपने कल भी मुझे स्टैचू बोला, आपने आज भी स्टैचू बोला है। तो स्टैचू बोलने वालों ना थोड़ा सा क्या करिएगा, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है ना। स्टैचू नहीं बोलना है, क्लास का फ्लो खराब हो जाता है, ठीक है ना, क्लास का क्या हो जाता है, क्लास का फ्लो खराब हो जाता है, ठीक। किस किसने स्टैचू बोला मुझे, हाथ खड़ा करो जरा। स्टैचू बोला था, चल गई, चल गई क्लास, चल गई क्लास, चलो जी बहुत बढ़िया है, चल गई क्लास। एक बार रिफ्रेश करिए सभी लोग, ठीक है ना, रिफ्रेश करिए सभी लोग, चल जाएगी, चल गई। और बोलो स्टैचू, और बोलो स्टैचू। बीच क्लास में स्टैचू बोल दोगे तो यही होगा, ठीक है ना। किसी ने तो स्टैचू कहा था भाई, मुझे याद है, मुझे, ठीक है ना, याद है मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, फिर से शुरू करते हैं, ठीक है ना। मैं आपका रिवीजन करवा रहा था, ध्यान रखिए कि अगर हम जीव के प्रयोग के आधार पर बातचीत करें तो यहां पर तीन भेद निकल कर आते हैं। कौन कौन से, कि सर एक अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। अग्रस्वर के अंतर्गत जीव का आगे वाला हिस्सा सक्रिय होता है। आगे वाला हिस्सा अर्थात कि सर ये वाला आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा और आगे खिसक कर आता है। कैसे कि सर एक तो यहां पर छोटी ई हो जाती है, बड़ी ई, और इनसे ही बनी है छोटी ए और बड़ी ए, तो यहां पर चार स्वर आ जाते हैं। इसके बाद मध्य स्वर के अंतर्गत सर छोटा आ आता है, और पीछे वाले स्वर के अंतर्गत छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और इनसे बनने वाले छोटे और बड़े ओ यहीं पर आ जाते हैं। बड़ा आ भी यहीं आता है, लेकिन री से ऋषि को हम अग्रस्वर में ही सम्मिलित कर लेते हैं। उसके बाद होठों का प्रयोग देखा कि सर एक है वृत्ताकार, एक है अवृत्ताकार, और वृत्त की जैसी आकृति हो जाती है सर छोटे ऊ को बोलने में। छोटे ऊ, बड़े ऊ और इनसे बनने वाले स्वर छोटा ओ और बड़ा ओ ये वृत्ताकार हैं, बाकी के सभी अवृत्ताकार। एक है सर उच्चारण के आधार पर अनुनासिक और निरानुनासिक, जिसके भी उच्चारण में नाक से भी वायु बाहर आएगी। कब आएगी, जब ऊपर कोई चंद्र बिंदु या कोई अनुस्वार लगा होगा तब आएगी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं उनके ऊपर नहीं है तो भाई नाक से वायु बाहर नहीं आएगी। जिन भी स्वरों के उच्चारण में नाक से वायु बाहर आएगी निरानुनासिक, उन्हें कहते हैं अनुनासिक, और जिनके उच्चारण में नाक से वायु बाहर नहीं आती है उन्हें कह देते हैं निरानुनासिक। ठीक, डन। अब पढ़ रहे हैं मुखाकृति के आधार पर। ये चार व्याकरण बैठे हुए हैं, चार आचार बैठे हुए हैं, ये बच्चों की समस्या बढ़ा रहे हैं। कैसे, इनका सिलेक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। क्या अभी भी नहीं चल रहा है क्या? अच्छी बात है कि भाई कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं इनका सिलेक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। तो समस्या बढ़ाने के लिए बाल की खाल निकाल रहे हैं। पहले वाले आचार्य बोले कि हमें फेमस होना है, हम समृद्ध का कॉन्सेप्ट लेकर जाएंगे। समृद्ध का मतलब कि भाई मुंह का बहुत कम खुलना,
ऐसे कौन से स्वर हैं जिनके उच्चारण में मुंह ना के बराबर खुलता है? गोल होता है नहीं होता है वो बात का विषय है, ना के बराबर खुलता है, खुलता बहुत कम है। तो छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ई उ ऊ, इनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है। ठीक, और ये दूसरे वाले व्याकरण कह रहे हैं कि अगर तुम समृद्ध का कॉन्सेप्ट लेकर गए हो तो हम अर्ध समृद्ध का लेकर जाएंगे। अर्ध समृद्ध मतलब कि भाई ना के बराबर से थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा मुंह। ठीक है जी, ए आओ, ए आओ, दो स्वर यहां आ गए। और तीसरे वाले व्याकरण कह रहे हैं कि हम विवृत का कॉन्सेप्ट लेकर जाएंगे। विवृत मतलब पूरा खुला हुआ मुंह। गुरुजी हिंदी में तो जैसे घास काटी जा रही है, समझ में नहीं आ पा रहा है कि, और ना ही नोट कर पा रहे हैं। अंकित अच्छा, आकाश, आकाश जी है कि आकेश जी हैं, आपका एक कमेंट है कि सर जी हिंदी में तो घास कट रही है। क्या कट रही है? घास। भाई साहब अब मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं आपको क्या ही बताऊं। देखिए इस क्लास को चलाने के ना 3 माध्यम थे। कैसे कि पहला जो माध्यम था कि आपको क्लास में ही नोट कराएं, दूसरा माध्यम था कि आपको नोट्स देकर क्लास में समझाएं, और तीसरा माध्यम था कि पहले क्लास में समझें फिर एक शॉर्ट नोट्स बना लें और ऊपर से हाथ से लिखे हुए नोट्स आपके पास आ जाए। इस कॉन्सेप्ट पर कार्य कर रहे हैं। अभी लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर लिखते हो तो एक अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं हाथ से लिखे हुए तो नोट्स आएंगे ही आएंगे। क्लास में केवल समझना है। क्या करना है? समझना है। ठीक है ना, समझना है। ठीक है ना। भाई साहब एकदम खतरनाक वाला कमेंट था जी आपका ये। ठीक है ना ठीक है ना, एकदम खतरनाक वाला कमेंट था। जहां पर भी कोई ऐसी चीज आती है जहां पर समझने में हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, वहां पर दिमाग बहकता ही है, सच में बहकता है। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। और यहाँ पर क्या हुआ कि गुरुजी अब तो गई भैंस पानी में, हमारी भैंस जा रही है सीधी पानी में। ठीक है ना, कि गुरुजी कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा कि पता नहीं क्या अर्ध समृत आ गया, पता नहीं क्या विवृत आ गया, कहां पर सरे अर्ध विवृत आ गया। या तो इस चीज को पढ़ना है या फिर इस चीज को छोड़कर चलना है, और छोड़कर हम चलना नहीं चाहते क्योंकि यहां से सवाल आते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सवाल आते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें हर चीज देखनी है। ठीक है ना, हमें हर चीज देखनी है। ठीक है जी, क्या चलिए बात, अच्छी बात है कि सर जी हाथ से लिखे हुए नोट्स कैसे मिलेंगे। पहले टॉपिक तो खत्म होने दो, कि टॉपिक से पहले ही नोट्स आ जाएं। पहले टॉपिक खत्म होने दो, ठीक है ना। सर पहली बार पढ़ने वालों की परेशानी को समझो, 2 दिन में पढ़ रहे हैं तो हमको समझो सर कि सर पहली बार पढ़ने वालों की परेशानी समझो। तो कुछ लोग 3 बार पढ़ रहे हैं तो हम तो, आप समझो सर क्या कहा है, पहले इस बात को मैं ही थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करता हूँ। सर जी पहली बार पढ़ने वालों की परेशानी समझो, तो पहली बार तो हाँ, तो वही वही तो चीज है। अच्छा, अभी तक जितनी भी चीजें बताई हैं कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, तो फिर बोलते क्यों हो कि गुरुजी पल्ले पड़ गया, कि समझ में आ गया, इत्यादि इत्यादि। अभी तक केवल इसके कितने भेद देखे थे हमने, कि सर 5 आधारों पर भेद देखे। मात्रा काल मतलब हस्व दीर्घ प्लुप्त। हस्व स्वर कौन से हैं? जो सबसे पहले बने, सबसे पहले, यानी छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि। अब देखो हम चीजों से भटक गए। दीर्घ स्वर में हमने क्या देखा था सर? 7 स्वर देखे जो समान समान को जोड़ने से बने और असमान को भी जोड़ने से बने। शुरुआती स्तर से बातचीत हो रही है। प्लुप्त स्वर नाटक संवादों में इसका प्रयोग होता है। या तो ये आज शायद आपकी पहली क्लास है और पहली क्लास नहीं है तो क्लास में ध्यान नहीं है, 2 कार्य हो सकते हैं। फिर भी हम संपूर्ण प्रयास करते हैं। आप बताइए कि आपको डाउट कहां पर है, हम उसी पर बातचीत करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब तक किसी एक भी विद्यार्थी का डाउट सॉल्व नहीं हुआ या फिर जब तक उसको समझ में नहीं आता है ना, तो हमें अंदर से अच्छा नहीं लगता कि यार उस विद्यार्थी को समझ में नहीं आया। ठीक है, उस विद्यार्थी को समझ में नहीं आया, गलत बात है। ठीक है ना, अच्छी बात है। गुरु ज्यादा फास्ट हो रहा है गुरुजी, बस ये बोलना था, ज्यादा फास्ट हो रहा है, ज्यादा फास्ट हो रहा है। चलो इसको थोड़ा सा स्लो करते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा स्लो करते हैं, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा स्लो करते हैं। मात्रा काल के आधार पर स्थिति क्लियर हो गई। हस्व दीर्घ प्लुप्त। ठीक, हस्व स्वर वही हैं जो 4 सबसे पहले बने थे। दीर्घ स्वर कौन से हैं? दीर्घ स्वर वो हैं जो कि कहीं ना कहीं समान समान को जोड़ने से बने और असमान को जोड़ने से बने। बड़ा आ, बड़ी ई, छोटी बड़ी ई, और सर बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये 7 स्वर थे। ठीक है सर, हाँ थे। उसके बाद सर प्लुप्त स्वर जिनका उच्चारण लंबे तरीके से बोलना हो, इनको तो कल परसों भी हमने देख लिया था। जिव्या के प्रयोग के आधार पर अभी देखा है। जिव्या के प्रयोग के आधार पर कितने स्वर हैं? 3। एक बार फिर से समझो इसको, आगे नहीं भागना है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और एक है सर जिसका नाम है पश्च स्वर। ठीक है ना, पूरा ध्यान इस समय बोर्ड पर फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूं। लिखो लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस एक एक चीज को नोट करा दूंगा।
एक एक चीज को, ठीक है ना। अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ पहले समझने का प्रयास करिए ताकि जब आप उसको नोट करेंगे तो क्या लिख रहे हैं वो आपको पहले से पता, ठीक है। कि सर अग्र स्वर के अंतर्गत जीभ का आगे वाला हिस्सा सक्रिय होता है, छोटी ई और बड़ी ई इनसे ही मिलकर बनी है सर छोटी ए और बड़ी ए, इसको पता होना चाहिए कि सर ये जो छोटी ए है यहां पर छोटे आ के साथ छोटी ई को जोड़ने से बनी है, और अगर ये आगे से बोली जाएगी जीभ के आगे वाले भाग से तो सर यहां पर भी तो ये है, तो ये दोनों भी आगे वाले हिस्से से बोली जाती हैं। मध्य स्वर के अंतर्गत जीभ का बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठता है तो इसलिए इसको मध्य स्वर बोलते हैं, छोटे आ को। बच गए सभी, सभी को पक्ष स्वर में डाल दो जो पीछे वाले हिस्से से, जिनका पीछे वाला हिस्सा सक्रिय होता है। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटे ऊ और बड़े ऊ से बनते हैं सर छोटा ओ और बड़ा ऊ, क्योंकि सर यहां पर ये छोटे आ के साथ छोटे ऊ को ही जोड़ने से बनता है। ठीक, किसको जोड़ने से बनता है? छोटे आ के साथ छोटे ऊ को। ठीक है जी, डन डन। आगे बढ़ो। उसके बाद सर हमने क्या देखा था कि भाई एक री से ऋषि बचा, उसको भी इसी के अंतर्गत व्याकरण मानते हैं, इसी के अंतर्गत व्याकरण इसको मानकर चलते हैं। आगे चले, फिर सर हमने मुखाकृति के आधार पर देखा कि मुख की आकृति कैसे कैसे बनती है किसी किसी स्वर को जोड़ने में। मुखाकृति के आधार पर हमने इसको देखने का प्रयास किया, मुखाकृति के आधार पर, और हमने सर इसके 4 भेद देखे। 4 भेद कौन से? एक भेद देखा सर जिसका नाम है संवृत, एक भेद देखा सर जिसका नाम है अर्ध संवृत, एक भेद देखा जिसका नाम है विव्रत, और एक भेद देखा सर जिसका नाम है अर्ध विव्रत। कौन सा नाम है? अर्ध विव्रत। ध्यान से कि सर अगर हम इस संवृत की बात करें तो संवृत का अर्थ होता है कम खुलना। क्या होता है? कम खुलना। कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख ना के बराबर खुलता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम संवृत। क्या कहते हैं? संवृत। और संवृत के अंतर्गत जो स्वर रखे गए, व्याकरणों ने कहा कि एक तो छोटी ई को बोलने में मुंह बहुत कम खुलता है, बड़ी ई को बोलने में बहुत कम खुलता है, छोटे ऊ को बोलने में भी और बड़े ऊ को बोलने में मुंह नाक के बराबर खुलता है इनको। हाँ, इसको और इसको मिक्स मत करना कि अग्र स्वर जो जीभ के आगे वाले हिस्से से बोले जाएंगे। यहां पर मुख द्वार खुलने की बात है कि मुख की आकृति कैसे बनेगी कि सर एक तो ऐसे स्वर होंगे जिनको उच्चारित करने में मुख द्वार नाक के बराबर खुलेगा, वो 4 स्वर है। इसके बाद अर्ध संवृत में सर एक छोटी ए को रख दिया गया कि भाई आधे से कम से थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा, और एक छोटे ऊ को रख दिया गया। विव्रत स्वर में सर मुख द्वार पूरा खुल जाता है। विव्रत का अर्थ होता है पूरा खुला हुआ, पूरा खुला हुआ। तो बड़े आ को बोलने में मुंह पूरा खुलता है। अर्ध विव्रत पूरे से थोड़ा सा कम खुलेगा, पूरे से थोड़ा सा कम। तो सर एक यहां पर आ जाता है हमारा छोटा आ, और उसके साथ सर यहां पर एक बड़ी ए आ जाती है, एक बड़ा ओ आ जाता है। री से ऋषि को इसी में हम रखने का प्रयास करते हैं, पहले वाले में ही। ठीक, बस इतनी सी चीज पढ़ी हमने, इतनी सी चीज। सवाल पूछता हूं, रुको, सवाल पूछता हूं कि देखो यहां से सवाल कैसे आते हैं। देखो यहां से सवाल कैसे आते हैं। सवाल यहां पर है क्या? सवाल इधर नहीं, सवाल इधर नहीं, ठीक है, सवाल इधर नहीं है। या फिर एक सवाल है, जैसे देखो ये यूपीएसआई का ही सवाल है। इनमें से समृत स्वर कौन सा है? समृत का मतलब क्या होगा? समृत का मतलब होता है सर कम खुला हुआ। ऐसे स्वर का चयन करिए कि जहां पर मुखद्वार ना के बराबर खुलता है, जिनको बोलने में। ऐसे स्वर कौन से हैं? सर ना के बराबर खुलता है, कौन सा होगा? एक तो सर छोटी ई को हमने पढ़ा था, इसको बोलने में मुखद्वार ना के बराबर खुलता है। बड़ी ई है, छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है, और री से ऋषि को सर हमने सम्मिलित किया। ये 4 स्वर थे जिनको हमने सम्मिलित कहा। जटिल टॉपिक है, मैं भी मानता हूं कि जटिल है, ठीक है ना, लेकिन हमें ध्यान लगाने का प्रयास करना है, ठीक है ना। बस यही, इसीलिए तो बोलते हैं विद्यार्थी जो विद्या का अर्जन करे, जो विद्या का अर्जन करे। और क्यों कहते हैं कि विद्यार्थी को विद्यार्थी है? भाई जो विद्या का अर्जन करेगा वही तो विद्यार्थी है। सीखना ही तो उद्देश्य है। एक बार नहीं 50 बार बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है ना। 4200 ग्रेड पे है, कांस्टेबल नहीं है। इस बात को समझना है कि सर जी अगर 4200 ग्रेड पे की बात है तो उसी स्तर की तैयारी होगी। तो ये पढ़ना आपको ही पड़ेगा, ठीक है ना, ये पढ़ना आपको ही पड़ेगा। अच्छी बात है कि सर जी अगर इसके बारे में अगर यहां पर देखें हम, इसको बी मान लो, इसको सी,
तो सर इसका उत्तर जो निकल कर आता है बड़ी ई इसका उत्तर निकल कर आता है। ठीक है ना, क्या निकल कर आता है? बड़ी ई इसका उत्तर निकल कर आता है। ठीक है, अच्छा, कि चाहे अब यहां पर बी हो सी हो, लेकिन हमें पता है कि इसको बोलने में मुखद्वार कम खुलता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कुछ सवालों के उत्तर बताओ फटाफट से, कुछ सवालों के उत्तर बताओ। ये रहा, वर्ड के कितने प्रकार होते हैं? वर्ड के कितने प्रकार होते हैं? सर जी, वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है सर वर्ड। इसी को ध्वनि कहते हैं। इसके नीचे हलंत लगा होता है, ना तो इसका उच्चारण हो सकता है ना ही इसका खंडन। जब एक से अधिक वर्णों को जोड़ दिया जाता है तो सर अक्षर का निर्माण होता है, और अक्षर ये है जिसको हम बोल सकते हैं, जिसके नीचे हलंत नहीं है। अक्षरों को जोड़ दिया जाए तो सर एक शब्द बनेगा, शब्द को ही पद कहते हैं। जैसे यहां पर मैंने कई सारे अक्षरों को जोड़कर एक शब्द बना दिया, और शब्दों को जोड़ दिया जाएगा तो सर इसको हम कहते हैं पदबंध। क्या कहते हैं इसको? पदबंध। और पदबंध को जोड़ दिया जाएगा तो सर एक उपवाक्य बनता है। क्या बनता है? एक उपवाक्य बनता है। और उपवाक्यों को जोड़ दिया जाएगा तो सर एक वाक्य बनता है। ये हमारे आगे की कहानी की चर्चा है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के निकल कर आते हैं सर वर्ण। कौन कौन से? एक वर्ण होते हैं सर जिनका नाम है स्वर, और एक वर्ण होते हैं सर जिनका नाम है व्यंजन। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम स्वर पढ़ रहे हैं, जो कि अभी कंप्लीट होने की कगार पर है। अच्छा, दो प्रकार हो जाएंगे। इस वाले सवाल का उत्तर बताओ, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या है? किसे कहते हैं मात्रा? मात्रा का अर्थ अर्थात कि सर जब हमने स्वर देखे तो सर यहां पर छोटा आ, बड़ा आ और छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। मात्रा की बात करें तो सर यहां पर देखा जाए तो इसकी मात्रा तो ऐसे होती है, इसकी मात्रा ऐसे होती है, इसकी मात्रा ऐसे होती है और इसकी मात्रा ऐसे होती है। री से ऋषि की मात्रा ऐसे, बड़ी ऊ की ऐसे, छोटी ऊ की ऐसे। बड़ी ई की जो मात्रा होगी वो इस तरीके से हो जाएगी, छोटी ई की मात्रा इस तरीके से, बड़े आ की मात्रा इस तरीके से, और छोटे आ के लिए मात्रा नहीं है, कोई संकेत नहीं है, लेकिन छोटे आ की मात्रा होती है, कोई संकेत नहीं है इसका। ठीक है ना? तो यहां पर इसका कोई संकेत नहीं है। हमसे क्या पूछा है कि मात्रा क्या होगी? मात्रा यह है कि किसी भी वर्ण या किसी भी अक्षर को बोले जाने में लगना वाला जो समय है। जैसे हमने राम लिखा, यहां पर बड़े आ की मात्रा आई, तो राम को कितने लंबे समय तक बोल रहे हैं ये बड़े आ की मात्रा डिसाइड करती है। इस पर दो मात्रा लगी, यानी थोड़ा सा लंबा इसका उच्चारण होगा। इसको अगर मैं ऐसे ही लिख दूं तो सर इसका उच्चारण कम होगा, इसका उच्चारण ज्यादा होगा। यानी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक और सवाल देखो, मैंने आपसे पूछा कि उच्चारण के कालमान को क्या कहते हैं? काल को, कालमान मतलब काल का अर्थ क्या होता है? दो अर्थ निकल कर आते हैं सर काल के। एक, जब हम इसको आगे भी पढ़ेंगे, एक सर लोक व्यवहार की भाषा के आधार पर इसका अर्थ है, लोक व्यवहार की भाषा के आधार पर, और एक इसका अर्थ निकल कर आता है काव्य के आधार पर। लोक व्यवहार में यानी आम जीवन में काल को बोलते हैं मृत्यु, या काल को बोलते हैं यमराज, या काल को बोलते हैं शत्रु। क्या बोलते हैं? शत्रु। लेकिन सर हमारे काव्य में इसका अर्थ होता है समय। तो यानी उच्चारण के कालमान, समय की मात्रा को, क्योंकि यहां पर हमारे काव्य के आधार पर इसका अर्थ है कि भाई समय के मापक को हम क्या कहते हैं? मात्रा। डी इसका उत्तर आता है। एक और सवाल देखो, एक और सवाल का उत्तर बताओ, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे हम क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में, सर जी मूल स्वर। इन्हीं को महर्षि पणिनि ने हस्व स्वर कहा था, और कहा था कि इन पर एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इनको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर। जब महर्षि पणिनि ने यह कहा कि मैं इनका नाम हस्व स्वर कहूंगा क्योंकि इन पर एक ही मात्रा का समय लगेगा। कौन कौन से हैं सर? कि सर एक तो इसके अंतर्गत छोटे आ को रखा गया, छोटी ई को रखा गया, छोटे ऊ को रखा गया, और री से ऋषि को रखा गया। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर की संख्या सर 4 थी, जहां पर ए अलग होना चाहिए, बी अलग होना चाहिए, प्राप्त होने वाला अलग होना चाहिए। संख्या कितनी थी? 4। कैसे? कि सर अगर आप ए अलग यानी छोटे आ के साथ, यहां पर छोटे आ के साथ छोटी ई को जोड़ दोगे तो सर छोटी ए बन जाएगी। इसी छोटे आ के साथ इसी छोटी ए को जोड़ोगे तो बड़ी ए की प्राप्ति होगी। इसी छोटे आ के साथ छोटे ऊ को जोड़ोगे तो सर छोटा ऊ बनेगा। इसी छोटे आ के साथ
आओ 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 आओ। देखो, ये है जी हमारे भांजे राजा, भतीजे राजा, माफी चाहूंगा, ये है जी हमारे भतीजे राजा, आज आए हैं यहाँ। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा, एक सरप्राइज एकदम से, एक ऐसा सरप्राइज मिला कि क्या ही बात है, बहुत अच्छी बात है। हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो बोलो सभी को, हेलो हेलो हेलो, सभी को हेलो बोलो। क्या बात है, ठीक है, सभी को हेलो बोलो। बहुत अच्छी बात, जानते हैं? अच्छा बताओ ये कौन है, बताओ, क्योंकि सर ने कहा है कि आप इनको जानते हैं। अच्छा टाटा बोल रहे हैं वो भी से, हाँ पता है, पता है, देखो सुप्रिया जी को पता है कि सर जी ये कौन है। क्या बात है, बहुत भूम। टाटा टाटा, क्या बात है? आइए ना सर। क्या बात है, चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं। बाय बाय। क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए अब देखो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या है, संयुक्त, एकदम मूड फ्रेश हो गया, ठीक है ना। एकदम क्या हुआ, एकदम हाँ बुर्र कर रहा था वो, क्या कर रहा था, एकदम बुर्र ऐसे कर रहा था, बहुत अच्छी बात है। ये क्या है, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर मतलब ए अलग, बी अलग और सी प्राप्त होने वाला अलग, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी बात है। करें स्टार्ट, फिर से करें शुरू, तैयार हो सभी लोग, ठीक है ना, तैयार हो सभी लोग, चलो जी अब करते हैं। सर जी यहाँ पर छोटा आ और इसका योग छोटे ओ के साथ अगर होगा तो ये किस में परिवर्तित होगा, बड़े ओ में। किस में परिवर्तित होगा, ये बड़े ओ में, ठीक है ना, किस में होगा, बड़े ओ। बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है कि सर जी ये हो गए जी हमारे संयुक्त स्वर 4। गुरु स्वर की संख्या कितनी है, 7। कौन कौन से, जिन पर 2 मात्रा का समय लगेगा, भाई जिन पर 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं मूल रूप से। तो कि सर एक तो सर इस पर भी 2 मात्राओं का समय लगता है कि 2 छोटे आ को जोड़कर बनाया गया, 2 छोटी ई को जोड़कर बनाया गया, बड़ी ई पर भी 2 मात्रा का समय, बड़ी ऊ 2 छोटे ऊ को जोड़कर बनाया गया, और इन पर भी 2 मात्राओं का समय लगता है। तो ये भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं कि छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, 2 मात्रा का समय लगता है। लघु स्वर यही है हमारे मूल स्वर, इनको हम क्या कहते हैं, लघु। लघु का अर्थ क्या हो जाता है, छोटा। ये हमारे लघु स्वर भी हैं, ठीक है ना। कौन से स्वर हैं, लघु स्वर, ठीक है। अरे हमारे अमिश्री सर है ना, अमिश्री सर का बेटा था, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, अच्छी बात है। तो इसका जो सटीक उत्तर होगा विकल्प क्रमांक सी। क्या होगा, विकल्प क्रमांक सी। इसके आगे की कहानी कल शुरू होगी, ठीक है ना। इसके आगे की कहानी कब शुरू होगी, कल, क्योंकि अभी मेरी अगली क्लास है, ठीक है ना। चलिए तो क्लास में समझने का प्रयास करना है, ठीक है ना, क्लास में समझने का प्रयास करना है। मैं शायद प्रयास करूंगा कि इस समय को थोड़ा सा चेंज किया जाए, सुबह के टाइम पर आपके इस समय को हम रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है कि आप ना इस समय खाना खाकर आते हैं, और खाना खाने के बाद ना फिर आती है आपको नींद, और नींद में ही आप ऐसे ऐसे झूम झूम कर पढ़ते हैं कि गुरुजी अब बोर्ड पर ध्यान नहीं है, ठीक है ना। खाना खा रखा है गुरुजी, अब आ रही है नींद। तो हम प्रयास करेंगे कि इस समय को सुबह करा दें ताकि आप थोड़े से एक्टिव रहें, ठीक है ना। क्योंकि हिंदी है, 40 नंबर लिए हुए, मतलब 40 सवाल हैं हिंदी के, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 1% भी ढील नहीं देंगे, 1%। एक कॉन्सेप्ट नहीं छोड़कर चलना है, एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए चलना है, ठीक है ना। चलिए मैं बात करता हूँ टीम से। चलिए गुरुजी हमें नींद आती है, मुझे पता है ना, क्योंकि हम खाना खा के आते हैं, नींद तो आएगी आएगी, ठीक है ना, नींद तो आएगी आएगी। चलिए सुबह फिर हम बातचीत करते हैं कि इसकी टाइमिंग को सुबह करा दिया जाए। तब तक के लिए नमस्कार, तो राधे राधे, ध्यान रखिएगा। और एक बार इसको पढ़ना है, कल इसके आगे की कहानी के बारे में बातचीत करेंगे।